एवरीवन, इस वीडियो में मैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब के बारे में बात करने वाला हूं और अगेन इसमें स्नेल्स लॉ यूज होगा। तो अगर आप ये पहला वीडियो देख रहे हो, मैं सिंपली आपको एडवाइस करूंगा कि आप पहले स्नेल्स लॉ वाला वीडियो चेक करो, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तो मैं स्टार्ट करता हूं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, ग्लास स्लैब को आप पेपर पे रिप्रेजेंट करते हो सिंपली एक रेक्टेंगल से। एक रेक्टेंगल से। तो ये आपका ग्लास स्लैब है यहां पे, और इस ग्लास स्लैब का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, और ये ग्लास का बना हुआ है, तो आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो म्यू ले लो। तो मैं ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे म्यू ले रहा हूं, और अगेन जो सिचुएशन में यहां कंसीडर कर रहा हूं, मैं मीडियम यहां पे एयर लेने वाला हूं। अगर मीडियम आपका यहां पर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हो कि ये आपका यहां पे मीडियम है, जिस एयर है यहां पे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ग्लास स्लैब जो है आपके पास, ये तो डिफरेंट मीडियम बन जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने म्यू यहां पे लिया। मैं चीजों को यहां पे थोड़ा डिराइव करने वाला हूं, क्योंकि डेरिवेशन में आपको यहां पर कुछ ज्योमेट्री के बारे में पता चलेगा, वो ज्योमेट्री जिस पर आपके फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे। इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखना। और एक पॉइंट में ये कहूंगा कि इस वीडियो में मैं आगे जाकर अराउंड 3 से 4 क्वेश्चंस भी लेने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और बहुत कुछ नया सीखने वाले हो आप चीजों को फॉर एग्जांपल जहां पर गलत लेते हो ना, तो वो वाला पॉइंट भी मैं उसको करेक्ट करने वाला हूं। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखते जाओ। अब फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, तो ये आपका ग्लास स्लैब है। यहां पे ये सिंपली आपके पास एक ग्लास स्लैब है। ग्लास स्लैब आपके पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, और ग्लास स्लैब आप बोल सकते हो कि आपके पास जो ग्लास स्लैब है, मैं यहां रेक्टेंगल बना रहा हूं, आप स्क्वायर भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू है नहीं। अब देखते जाओ, यहां पर लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है। आप देख सकते हो कि यहां पर मैंने ये इंसिडेंट रे यहां पर ड्रॉ कर दिया। अच्छा, ये मैंने डॉटेड लाइन क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रे है, इसका एक्चुअल पाथ ये है। हमें देखना है कि ग्लास स्लैब को एनकाउंटर करने पर आपके इंसिडेंट रे का क्या होगा। तो कहने का मतलब एक्चुअल में इंसिडेंट रे का पाथ ये होने वाला था, मगर मैंने बीच में क्या लगा दिया? ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब की वजह से अब इस रे का क्या होगा, ये किस तरीके से फर्दर प्रोपगेट करेगी थ्रू द ग्लास स्लैब, ये चीज आपको यहां पे एनालाइज करना है। तो इसीलिए मैंने यहां पर ओरिजिनल पाथ दिखाया। मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे, ये आपका एक्चुअल पाथ है, ये आपका एक्चुअल पाथ है। एक्चुअल पाथ आप बोल सकते हो इनिशियल पाथ, और दूसरा आपका होता है फाइनल पाथ, जो कि फाइनली आपका रे जिस पाथ से फिर जाता है, दैट इज योर फाइनल पाथ। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया आपके ग्लास स्लैब को। अब जहां पर आपके ग्लास स्लैब को स्ट्राइक कर रहा है ना इंसिडेंट रे, वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, वहां पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अच्छा, ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का कुछ ना कुछ थिकनेस होगा ना, तो लेट्स एज्यूम ये आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस टी है। यहां पर ये आपके ग्लास स्लैब का थिकनेस टी है। यहां पे आप चेक कर सकते हो, ये थिकनेस इसका टी है यहां पे। अच्छा, आपके नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है? दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैं इसको आई से रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसको सिंपली यहां पर आई से रिप्रेजेंट करूंगा। अच्छा, आप देख रहे हो कि लाइट यहां पर एयर में है, एयर रेयर मीडियम होता है ना, और ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो क्या बन जाएगा? डेंसर मीडियम। लाइट का स्पीड एयर में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम, और जब यही लाइट आपके इस ग्लास स्लैब के थ्रू चली जाएगी, लाइट का स्पीड कम हो जाएगा। जिस मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है, दैट इज योर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। तो जब भी आपका रे रेयरर से डेंसर जाता है, डेंसर में एग्जैक्टली वो कंस्ट्रेंट हो जाता है ना, तो आप बोलोगे रे जो है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। तो आप देख सकते हो, ये तो रेड कलर का नॉर्मल मैंने बनाया, ये तो एक्चुअल पाथ था रे का, एक्चुअल पाथ। मगर यहां पर आप देखोगे, क्योंकि आपका रे जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रहा है, आपका रे यहां पे बेंड करेगा टुवर्ड्स नॉर्मल। आप देख लो, ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। आप चेक कर सकते हो, ये आपका यहां पर रे जो है ये बेंड कर रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। अगर ये इंसिडेंट रे है, ये आपके पास यहां पर रिफ्रैक्टेड रे है, ये यहां पर आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। मैं इसको आर आर लिख रहा हूं, रिफ्रैक्टेड।
रिफ्लेक्शन की तो बात ही नहीं होगी, तो इसको रिफ्लेक्टेड रे आप बोलोगे नहीं, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। आप देख सकते हो कि यहां पर अगेन जो आपका ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। आप एंगल कौन से लेते हो? नॉर्मल के साथ जो एंगल जो बनते हैं। तो सरफेस के साथ जो एंगल बनते हैं वो आपको नहीं लेने होते हैं, आपको बस यहां पर नॉर्मल के साथ एंगल देखना होता है। तो यहां पर आपके नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये बन रहा है, ये आपका यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है। आप देख सकते हो यहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये आर है। अगेन अब ये जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये तो ग्लास स्लैब के दूसरे इस सरफेस के इंसिडेंट बन जाएगा ना। तो अगेन आप यहां पर क्या डालोगे? यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ये देख लो, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। आप देख सकते हो मैंने यहां पर अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो होपफुली अभी तक किसी को कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये आपके डेंसर मीडियम में है, ये आपके डेंसर मीडियम में, चेक कर लो। रिफ्रैक्टेड रे ग्लास स्लैब में ट्रेवल कर रहा है, तो ये आपके डेंसर मीडियम में है। इसी रे को अब एयर में चले जाना है, इसी रे को अब यहां पर रेयर मीडियम में चले जाना है। जब आपका रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, आपका रे जो है वो बेंड होता है अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहां पर आपका जो रे है वो बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो आप देख लो यहां पर जो आपका रे है ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये बेंड करेगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, ये जो रे है आपकी, ये ग्लास स्लैब से इमर्ज हो रही है ना, इसको आप इमर्जेंट रे कहते हो। मैं इसको ER लिख रहा हूं, ER आपके पास यहां पे इमर्जेंट रे होगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं है। अब यहां डायग्रामेटिकली थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि ये पैरेलल है। मैंने प्रूव किया? नहीं, मैंने प्रूव नहीं किया, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 12th में तो पढ़ा होता है, तो आपको पता है कि ये पैरेलल होते हैं। तो वो देखते हैं अभी पैरेलल क्यों है। बट फिलहाल के लिए अगर ये आपके पास R है, अगर ये आपके पास एंगल R है, ये भी आपका एंगल R होगा ना, आप चेक कर लो। ये भी आपका यहां पर क्या होगा? ये भी आपका यहां पे एंगल R होने वाला है, ये भी आपका R होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये आपके दो, ये जो नॉर्मल मैंने बनाए ना, दो नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल आपस में पैरेलल है, और ये आपके पास ट्रांसवर्स बन रहा है ब्लू कलर का लाइन, तो ये ऑल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। आप चेक कर लो, ये आपके ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये R और ये R आपका क्या होगा? ये बराबर होगा। फर्दर अगर आप मैं बात करूं, आराम से देखते जाओ, ये एंगल जो आपके पास है ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। मैं यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस इसको E लिख रहा हूं, ये आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो होपफुली ये पूरा डायग्राम आपको समझ में आया होगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा। यहां पर आपके पास एक बाउंड्री है, आप देख सकते हो, मैं इसको लिख रहा हूं A, और मैं इसको लिख रहा हूं यहां पे B, मैं इसको यहां पे C लिख रहा हूं, और मैं इसको यहां पर D लिख रहा हूं। आप चेक कर सकते हो A, B, C और D, मैंने यहां नेमिंग कर दी। एक बाउंड्री आपके पास यहां पर A और B है, क्योंकि इस बाउंड्री पर आपका लाइट हिट कर रहा है। दूसरा बाउंड्री आपके पास D और C है, क्योंकि यहां से आपका लाइट इमर्ज हो रहा है। इन दोनों बाउंड्रीज पर लाइट आ रही है ना, इन दोनों बाउंड्रीज पर लाइट इंसिडेंट हो रही है ना, तो इन दोनों बाउंड्रीज पे मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं। चलो स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, आप देखते जाओ। पहले मैं यहां पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे ए बी बाउंड्री के लिए। अब स्नेल्स लॉ आपको क्या बोलता है कि एक मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगेन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लो, वहां स्नेल्स लॉ मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। अब देख लो यहां पर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? वो 1 है। तो मैं इस मीडियम की बात कर रहा हूं, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं, इस इंटरफेस के लिए अप्लाई कर रहा हूं। तो पहले ये मीडियम आएगा, फिर ये मीडियम आएगा। आपकी मर्जी, आप पहले ये ले सकते हो, फिर ये ले सकते हो, ये आप तक है। बट फिलहाल के लिए मैं पहले ये मीडियम ले रहा हूं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। अच्छा, इस मीडियम में, इसी मीडियम में नॉर्मल के साथ कितना एंगल बन रहा है? I। तो आप यहां साइन I लोगे, हो गया इस मीडियम का। इस मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लिख लिया। अब आप इस मीडियम का स्नेल्स लॉ लिखो और इसको इक्वेट कर सकते हो आप, क्योंकि बाउंड्री एक ही है ना, क्योंकि बाउंड्री एक ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर आप स्नेल्स लॉ जो लिखोगे उसको इसके इक्वेट करोगे। ये डिफरेंट बाउंड्री है, ये डिफरेंट बाउंड्री है। एक बाउंड्री के लिए आप स्नेल्स लॉ लिखते हो। तो आप देख सकते हो कि पहले इस मीडियम का मैंने 1 लिखा, फिर साइन I। अब दूसरे मीडियम में जाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, इसी बाउंड्री के रिलेटेड यहां एंगल कितना बन रहा है? R। तो आप साइन R लोगे। तो आप देख सकते हो ये आपका इक्वेशन 1 आ जाएगा। मैंने किस बाउंड्री पे स्नेल लॉ अप्लाई किया? AB पे अप्लाई किया। जरा खुद से ट्राई करो अपनी जगह पे, वीडियो को पॉज करके आप DC पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। तो मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं, मैं लिख रहा हूं स्नेल्स लॉ।
डीसी सरफेस पर। आप देख सकते हो यहां पर पहले इस मीडियम की बात करेंगे क्योंकि इंसिडेंट रे समवट यहां पे फॉल कर रही है और फिर इमर्जेंट रे आपके पास यहां पर दूसरी रे है। तो पहले यहां पर अगर मैं इस मीडियम की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। अच्छा, यहां पर एंगल नॉर्मल के साथ कितना बन रहा है, आर, तो मैं साइन आर यहां पे लेने वाला हूं। इट इज इक्वल टू, अच्छा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1 है ना, क्योंकि एयर है और यहां एंगल कितना बन रहा है, ई, तो आप यहां पे लिखोगे 1 इंटू साइन ऑफ ई। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। जरा इन दोनों इक्वेशंस को आप रिलेट करो, इन दोनों इक्वेशंस को रिलेट करो। पहली इक्वेशन का जो आपके पास यहां पर राइट हैंड साइड है, पहली इक्वेशन में जो आपका यहां पर राइट हैंड साइड है, दूसरी इक्वेशन में वही आपका क्या बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। कहने का मतलब आपका म्यू साइन आर साइन आई के बराबर, आपका म्यू साइन आर साइन आई के बराबर, आपका म्यू साइन आर साइन ई के बराबर। इन दोनों इक्वेशन से आपको यह पता चल रहा है कि जो आपका साइन ई है, जो आपका साइन आई है, वो साइन ई के बराबर है। तो अगर आपके पास साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल साइन ऑफ इमर्जेंट एंगल के बराबर होगा, मैं लिख सकता हूं ना कि इंसिडेंट एंगल आपका किसके बराबर है, एंगल ऑफ इमर्जेंस के। तो इस तरीके से अगेन मैं क्यों दिखा रहा हूं, ताकि मैं पहले आपको सिखाऊं कि स्नेल्स लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, तभी जाके तो आगे वाले न्यूमेरिकल्स में आपको इजी वो लगेंगे, तभी जाके आपको, जब आप पहले इस चीज को सही से सीखोगे। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। फर्दर बात करते हैं। आपके पास यहां पर ये एंगल आई और एंगल ई बराबर बराबर आ रहे हैं, इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि जो आपकी इमर्जेंट रे है ना, वो आपके एक्चुअल पाथ के पैरेलल है। क्योंकि ये एंगल और ये एंगल बराबर आ गए ना, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर आ गया, तभी जाके मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि जो एक्चुअल पाथ है और जो इमर्जेंट रे का पाथ है, ये दोनों पाथ्स आपस में क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। कहने का मतलब आपके पास पहले रे ऐसे जा रही थी, मगर ग्लास स्लैब की वजह से आपकी रे को एक पैरेलल शिफ्ट मिल गया। ऐसे पैरेलल शिफ्ट को आप लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हो। अब अगर आपको दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, आप निकालते हो ना दो पैरेलल लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो चलो यहां पर देखते हैं। यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आप इस पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। आप यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। इसीलिए अगर आप इन दो पैरेलल लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये लाइन आपकी यहां पर भी परपेंडिकुलर, यहां पर भी परपेंडिकुलर, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। आप तो कोई और डिस्टेंस भी ले सकते हो ना, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आपको एक लाइन डालना है जो एक्चुअल पाथ पे भी परपेंडिकुलर और इमर्जेंट पाथ पे भी परपेंडिकुलर, और इस पार्ट को आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। ये जो आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन रहा है ना दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इसको आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हो। डेल्टा आपका यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। या आप इसको लेटरल शिफ्ट भी कह सकते हो, जो आपको शिफ्ट यहां पे मिल रहा है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो डेल्टा आपके पास यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो अगर ये डेल्टा है, अगर ये डेल्टा है, मैं बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट भी आपका यहां पर डेल्टा है। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब देख लो यहां पर, मैं यहां पर अगेन नेमिंग करने वाला हूं। मैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड यूज करने वाला हूं और मैं नेमिंग करने वाला हूं। देख लो इस वाले पॉइंट को मैं यू बोल रहा हूं, इस वाले पॉइंट को यहां पर मैं वी बोल रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो आपके पास है मैं इसको डब्ल्यू बोल रहा हूं। तो आप देख सकते हो यू वी डब्ल्यू एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। आप चेक कर लो, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आराम से देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, ज्यादा इस पॉइंट पे फोकस कर लो, इस पॉइंट पे फोकस कर लो। आप देख लो कि यहां पर मैं फर्दर क्या बोलने वाला हूं आपको। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तो रेड कलर की लाइन में बन रहा है और यहां पर आपके एक्चुअल पाथ में बन रहा है। देख लो एक बार और देख लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तो रेड कलर की लाइन के बीच में बन रहा है और यहां पर आपके एक्चुअल पाथ के बीच में बन रहा है, इसमें डाउट मत है। अब फर्दर देख लो, अगर ये एंगल आई है, ये वाला एंगल भी एंगल आई होगा ना। देख लो ये जो एंगल यहां पर आपके पास है, जो मैं अभी दिखा रहा हूं, ये रेड कलर और एक्चुअल पाथ के बीच का एंगल है, वर्टिकली अपोज्ड एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, एंगल आई होगा। अगर ये पूरा आपका एंगल आई है और ये आपका आर है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा, आई माइनस आर। चेक कर लो एक बार, ये आपका पूरा यहां पर आई है, यहां से लेकर देख लो, ये पूरा एंगल आपका आई है,
मगर यहां से लेकर यहां तक तो r है, तो ये वाला जो एंगल आपके पास होने वाला है, ये वाला जो एंगल आपके पास होने वाला है, ये सिंपली आपके पास यहां पर I माइनस आर होने वाला है। टेक केयर करो इन चीजों का। अगेन डेरिवेशन एंट्रेंस क्लास में हूं, मगर फिर भी मैं ये डेरिवेशन पार्ट कुछ दिखा रहा हूं, मैं पूरा एनालाइज आपको ट्रायंगल्स करवा रहा हूं, रीजन होगा कुछ ना कुछ। तो आगे जब मैं एक न्यूमेरिकल आपको दिखाऊंगा ना, उसमें इन्हीं ट्रायंगल्स को एनालाइज करके वो सॉल्व करोगे। यहां फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं चलेगी, वहां पर होल्ड होना चाहिए इन दो ट्रायंगल्स पे आपको। तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, अच्छे से देख लो मैं किन ट्रायंगल्स को लेने वाला हूं, अच्छे से देखो यहां पर किन एंगल्स की मैं बात कर रहा हूं। ये देख लो I माइनस आर, आपका फाइनल इक्वेशन जो होगा ना उसमें भी I माइनस आर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो टेक केयर इसका करो कि आपके पास एंगल कौन कौन सा हम डायग्राम में ले रहे हैं, ट्रायंगल कौन कौन सा डायग्राम में ले रहे हैं, इन चीजों को आपको बहुत टेक केयर करना है। तो फर्दर देख लो, यहां पर U है, ये V है, ये W है। आप देख सकते हो कि एक ट्रायंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में आपका ये ब्लू कलर का रे है। ये ब्लू कलर का जो रे है ये आपके लाइट का एक्चुअल पाथ है। ये एक्चुअल पाथ छोड़ दो, ये एक्चुअली आपका जो रे का पाथ है ना, जो रे ट्रेवल कर रहा है, ये वो वाला पाथ है आपका। ये तो एक्चुअल पाथ है कि जो करने वाला था मगर कर नहीं पाया ना, तो आपके पास एक्चुअली रे ये ब्लू कलर का पाथ ले रहा है। तो ये चीज आप टेक केयर करो। फर्दर देखते जाओ, ये U है, ये V है, ये W है, और मैं यहां पर X ले रहा हूं। अब देख लो यहां पर एक ट्रायंगल आपका है U V W, एक ट्रायंगल आपके पास यहां पर है U V और W। ये एक ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है। जरा दूसरा ट्रायंगल देख लो U X W, U X W, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 है ना इस ट्रायंगल में, जब भी आपके ट्रायंगल में 90 होता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो UXW आपका दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मैं दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल लिख रहा हूं, और वो राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास कौन सा है, UXW। इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, चेक कर लो। इन दो ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है, ये ब्लू कलर का पाथ, रे का पाथ कॉमन है। जो आपके रे का पाथ है ना, वो यहां पर कॉमन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा फर्दर देख लो, ये डेल्टा है आपका, WX यहां डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लेटरल शिफ्ट भी कह सकते हो। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं होगा। तो चलो लेटरल शिफ्ट निकालते हैं, देखते हैं कि ग्लास स्लैब कितना लेटरल शिफ्ट दे सकता है। मगर और एक चीज दिमाग में रखना कि ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो आपका T है, जो आपका यहां पर UV वाला पार्ट है वो किसके बराबर, वो T के बराबर होगा। तो देख लो यहां पर मैं क्या करने वाला, पहले मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं ना, ये वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में दो साइड्स मेरे यहां पर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एक्चुअल जो ना चल रहा है, ये रे का पाथ जो है ब्लू कलर का, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और ये वाला मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों ये वाला पार्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ना, ये आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस है, जो कि नोन है। तो ये वाला आपका ब्लू कलर का जो रे का पाथ है, और जो आपका यहां नॉर्मल का एग्जैक्टली UV मेजरमेंट है, जो कि ग्लास स्लैब के थिकनेस के बराबर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट बन रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में, इस एंगल ट्रायंगल में मैं कॉस यूज करने वाला हूं। कॉस क्यों यूज करूं, क्योंकि कॉस आपका होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये आपका एग्जैक्टली अगर मैं r का यहां पे कोसाइन लूं, अगर मैं चलो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं लिख रहा हूं इस ट्रायंगल में आपके पास cos r, मैंने cos r लिख दिया। अच्छा cos r किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अच्छा जरा बेस देख लो, r का एडजेसेंट साइड, ये बेस है, तो बेस आपका किसके बराबर है, T के बराबर, तो मैं इसको T लिख सकता हूं। हाइपोटेन्यूज जरा देख लो, हाइपोटेन्यूज आपका UW है, हाइपोटेन्यूज आपका UW है, तो मैं डिवाइड इसको UW से कर रहा हूं। हो गया ना एक ट्रायंगल, इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो अगेन मैं आपको दिखा रहा हूं कौन से ट्रायंगल्स इंपॉर्टेंट है। ये ट्रायंगल जहां पर आपका ग्लास स्लैब का थिकनेस बन जाता है, एक तो वो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ट्रायंगल जिसमें लेटरल शिफ्ट है, वो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है। अच्छा जरा दूसरे ट्रायंगल में देख लो, दूसरे ट्रायंगल में अगेन ये ब्लू कलर का पाथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मगर इस वक्त आपका ये लेटरल शिफ्ट इंपॉर्टेंट है। इस वाले मेजरमेंट को आपको कुछ नहीं करना है। तो अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल यहां पर एंगल की मैं बात करूं, मैं I माइनस आर ले सकता हूं ना, मगर I माइनस आर तो मैं लूंगा, मैं इसका साइन लूंगा कि कोसाइन लूंगा कि मैं tan इसका लूंगा। आप देख लो यहां पर इस वक्त आपके इस एंगल के रिलेटेड, इस एंगल के रिलेटेड ये परपेंडिकुलर है, और ये इस एंगल के रिलेटेड ये हाइपोटेन्यूज है। 90 के अपोजिट वाला साइड आपका हाइपोटेन्यूज होता है, सो इस एंगल के रिलेटेड ये आपका परपेंडिकुलर है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। साइन जो आपके पास है ना, वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को क्या करता है, रिलेट करता है। तो आप यहां पर इस ट्रायंगल के लिए साइन ढूंढो, मगर साइन I माइनस आर को कैलकुलेट करो। अगेन आपका ये बन जाता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहां पर आपका परपेंडिकुलर तो डेल्टा है,
हाइपोटेन्यूज अगेन आपका UW आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो अगर मैं यहां पर UW देख रहा हूं, यहां पर भी UW देख रहा हूं, आप चेक कर लो, तो यहां पर मैं सीधे बोल सकता हूं ना कि डेल्टा, देयरफॉर डेल्टा इट इज इक्वल टू UW टाइम्स डेल्टा, इस UW को ट्रांसपोज करो UW टाइम्स साइन ऑफ I माइनस आर। अच्छा, UW को तो मैं यहां से निकाल सकता हूं ना, आप देख लो, मैं इसको लिख सकता हूं ना यहां पर कि आपका जो UW होगा, UW को यहां ले जाओ, cos r को नीचे लाओ, तो UW आपका T डिवाइडेड बाय cos r आ जाएगा। अब जिनको डाउट है उनके लिए और एक बार, आप UW को cos r के पास ले जाओ, cos r को UW की जगह पे लाओ, आपका UW आ जाएगा T डिवाइडेड बाय cos r। तो UW की जगह पर आप सीधे लिख सकते हो कि डेल्टा इज इक्वल टू UW की जगह पर आपके पास आ जाएगा T टाइम्स साइन ऑफ I माइनस आर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा cos r। ये आपके लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, और एंट्रेंस के स्टूडेंट हो आप, इसको मेमोराइज करो, इसको सिंपली आप यहां पर मेमोराइज करना, इसको आप मेमोराइज करना। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अभी तो मैं इस इक्वेशन के बारे में और बात करने वाला हूं। अगेन मैं यहां पे डायरेक्ट कुछ रिजल्ट आपको बोलने वाला हूं, और मैं इसको प्रूव नहीं करूंगा, बट 12th क्लास के सेक्शन में जब मैं ऑप्टिक्स लूंगा ना, तो मैं उस चीज को भी प्रूव करूंगा। तो यहां पर इस सेक्शन में मैं बहुत सारी डेरिवेशंस को स्किप कर रहा हूं, मैं बस रिजल्ट्स पे आने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप फिलहाल के लिए देख सकते हो, दिस इज द लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जो आपका सिंपली ग्लास स्लैब ऑफर करता है टू योर रे। आपका रे यहां से आ रहा है, आपका रे यहां से आ रहा है, इसको एक लेटरल शिफ्ट मिला। वो लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है। वो लेटरल शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आपके पास है, इन्हीं पे तो डिपेंड कर रहा है ना। आप चेक कर लो, आपके पास जो डेल्टा है वो तो थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है, आई और आर पे डिपेंड करता है। ऊपर साइन है, नीचे कॉस है, मगर ऊपर साइन आई माइनस आर है, इसलिए तो बोल रहा था मैं, ये एंगल इंपॉर्टेंट है। I माइनस आर आपको दिमाग में रखना होगा। तो आप देख सकते हो T साइन बाई कॉस रेशो आ रहा है, तो T आपका साइन बाई कॉस रेशो आ रहा है। अब याद कैसे रखोगे? आपको tan क्या होता है? साइन बाई कॉस, तो tan होता है साइन बाई कॉस, मगर ख्याल में रखना है कि T यहां tan नहीं, ये थिकनेस है, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। फिर साइन और कॉस तो है ही है, मगर साइन के आपका आर्ग्यूमेंट यहां I माइनस आर है, और डिनोमिनेटर में कॉस का आर्ग्यूमेंट सिर्फ R है, डिनोमिनेटर में I आपका नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, जब वो इस इक्वेशन को देखते हैं ना, तो फिर उनको पूछा जाता है कि यहां जो डेल्टा है क्या ये म्यू पे डिपेंड करेगा? उनको म्यू मत दिखता ही है कहीं पे, तो उनके हिसाब से डेल्टा जो है ये म्यू पे डिपेंड नहीं करता है। तो आप देख लो अगेन, आपका जो डेल्टा है क्या ये म्यू पे डिपेंड करता है? इक्वेशन को देख के बताओ। तो आप देख सकते हो कि यहां म्यू तो कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी में क्या बोलते हैं कि जो डेल्टा है आपका वो म्यू पे डिपेंड ही नहीं करता। कहने का मतलब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट है, वो म्यू पे डिपेंड नहीं करता है, मगर वो गलत है, क्योंकि आपका जो डेल्टा है इट डज डिपेंड अपॉन म्यू, इट इज फंक्शन ऑफ म्यू। तो आपका जो डेल्टा है इट इज फंक्शन ऑफ म्यू, डेल्टा आपका म्यू का फंक्शन है, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आप एग्जैक्टली डिराइव करके वो इक्वेशन निकाल सकते हो। अब यूज क्या करना है? यूज आपको ये सिनेल लॉ करने हैं, ये सिनेल्स लॉ आपको यूज करने हैं। इन सिनेल लॉ को यूज करके और थोड़ा सा ज्योमेट्री को यूज करके आप यहां पर एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, जहां पर आप दिखा सकते हो कि आपका डेल्टा जो है वो फंक्शन ऑफ म्यू है। मैं डायरेक्टली यहां रिजल्ट स्टेट करता हूं, आप देखते जाओ। आपका जो डेल्टा और म्यू का रिलेशनशिप है वो कुछ ऐसे होता है कि डेल्टा इज इक्वल टू, पहले आप सिंपली लिखोगे T टाइम्स साइन ऑफ I, T टाइम्स साइन ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस cos ऑफ I डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर I। अब ये इक्वेशन, इसको आगे मैं बोल रहा हूं डिराइव कर सकते हैं इसको, इवन 12th के सेक्शन में मैं इसको डिराइव करने वाला हूं, बट यहां पर आपको सिर्फ इतना दिमाग में रखना होगा कि ये आपके डेल्टा का और एक स्टाइल है, और ये क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछा गया है, तो इसका टेक केयर करना, इस इक्वेशन का टेक केयर करना। यहां पर आप देख रहे हो कि डेल्टा जो है वो सिर्फ I पे डिपेंड कर रहा है, T पे डिपेंड कर रहा है और म्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहां R आपका एलिमिनेट हो गया। ये R आपने कैसे एलिमिनेट किया होगा? सिनेल्स लॉ को यूज करके, सिनेल्स लॉ को यूज करके आपने वहां पर R को एलिमिनेट करना है। आप देखोगे कि आपका डेल्टा जो है वो आपके म्यू पे डिपेंड करेगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां तक इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लो, यहां पर जो मैंने डेल्टा का इक्वेशन निकाला, इस डेल्टा के इक्वेशन पर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो, पैराक्सियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। मैं रिपीट करता हूं, जो आपने यहां डेल्टा का इक्वेशन निकाला, इस डेल्टा के इक्वेशन पर आप स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हो। तो करते हैं, आप देखते जाओ।
तो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन अब यूज़ करेंगे, तो स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब मुझे डेल्टा लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मगर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करना है। और अगेन ये स्नेल्स लॉ हमारे पास था पहले सरफेस पर भी और दूसरे सरफेस पर भी, क्योंकि दोनों सरफेसेस पर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इमर्जेंस बराबर बराबर है। तो आप स्नेल्स लॉ जब लिखोगे, अगर आप यहाँ पे एंगल इमर्जेंस भी लिखोगे, ई भी लिख दोगे, तो वो भी चल जाएगा। तो अगेन यहाँ पर ये आपका स्नेल्स लॉ है और ये हमने इक्वेशन देखा हुआ है जिसको हमने डिराइव भी किया। अब अगर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन की मैं बात करूं, तो आपका जो साइन थीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है जब आपका थीटा क्या होगा, जब आपका थीटा स्मॉल होगा। ये आपका स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन है। आपका जो कोसाइन थीटा होगा या कॉस थीटा वो अप्रॉक्सीमेटली 1 के बराबर होता है जब आपका थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है। और वैसे ही अगर आप टैन थीटा की बात करोगे, आपका टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर है जब आपका थीटा स्मॉल होता है। ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशंस है। फर्दर देखते जाओ, अगर यहां पर मैं इसको एक्सपैंड करूं, साइन आई माइनस आर, साइन ए माइनस बी का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं और इसको एक्सपैंड यहां पे करूं, आपका डेल्टा जो आएगा, टी तो अपनी जगह पे, ये बन जाएगा आपके पास साइन आई, फिर आपके पास आ जाएगा कॉस आर, ब्रैकेट का टेक केयर करोगे, ब्रैकेट का टेक केयर करोगे, फिर यहां पर माइनस आपके पास आ जाएगा कॉस आई साइन आर। और यहां पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में आपका आई भी छोटा होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका आर भी छोटा होगा। तो ये दोनों आई और आर एंगल्स छोटे हैं। और अब मैं यूज क्या करने वाला हूं, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करने वाला हूं। तो देखते जाओ, डिनोमिनेटर में यहां पे होल डिवाइडेड बाय कॉस आर आ जाएगा। तो अब जब मैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करूंगा तो मुझे यहां पे डेल्टा अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। तो जो मेरे पास डेल्टा अप्रॉक्स होगा, जो मेरे पास यहाँ पे डेल्टा अप्रॉक्स होगा, आप चेक कर लो, यहाँ पे टी तो अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, साइन आई आई के बराबर होगा, तो मैं यहाँ आई लिख रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय आपका कॉस आर 1 के बराबर होगा, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, माइनस कॉस आई 1 के बराबर होगा, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, मल्टीप्लाइड बाय साइन आर आपके आर के बराबर आ जाएगा। और अगर मैं डिनोमिनेटर में देखूं, कॉस आर की जगह पर आप 1 लिखोगे। अगेन मैं वही स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, ये स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन में यूज कर रहा हूं, इसमें किसी को कहीं पे डाउट नहीं होना चाहिए। चलो फर्दर कंटिन्यू मैं करता हूं। मैं लिख सकता हूं ना यहां पे कि जो आपका डेल्टा अप्रॉक्स है, जो आपका यहां पर डेल्टा अप्रॉक्स है, आप चेक कर लो, आपका डेल्टा अप्रॉक्स देख लो, टी अपनी जगह पे रहेगा और यहां पर i इंटू 1 आई होगा, माइनस 1 इंटू आर आर होगा, और डिनोमिनेटर में तो 1 है ना, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका यहां पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है जब आप स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज करोगे। तो अगेन ये भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट का स्टाइल है, मगर यहां पर आपने क्या यूज किया है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। आपने यहां पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज किया है, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यहां पे यूज किया है। अच्छा, जरा सिनेल्स लॉ पे यूज करते हैं, सिनेल्स लॉ पे यूज करते हैं स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो साइन आई वो आई के बराबर होगा, इट इज इक्वल, म्यू तो अपनी जगह पे रहेगा, म्यू अपनी जगह पे रहेगा, साइन आर आपका आर के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पर आर की बात करूं, आपका आर आई डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं, और आपका जो आर होगा वो आई डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर होगा। तो ये वैल्यू आप यहां आर की जगह पुट कर सकते हो ना। चलो करते हैं पुट। तो आपका जो डेल्टा अप्रॉक्स आ जाएगा, तो जो आपका डेल्टा अप्रॉक्स आ जाएगा, टी तो अपनी जगह पे रहेगा, आई अपनी जगह पे, माइनस आर की जगह पर आई बाई म्यू लगा सकते हो। अब फर्दर देख लो, फर्दर देखते जाओ, फर्दर देखते जाओ। यहां पर अब यहां पर जो आपका डेल्टा अप्रॉक्स है, आई को तो मैं कॉमन निकाल सकता हूं न्यूमरेटर में। तो जो आपका डेल्टा अप्रॉक्स होगा यहां पे, जो आपका डेल्टा अप्रॉक्स यहां पे होगा, अप्रॉक्स क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज हो रही है। तो आप यहां पे इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू टी टाइम्स आई भी आपका कॉमन निकल जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई म्यू, 1 माइनस 1 बाई म्यू। और अगर मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूं, म्यू को यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दूं, एलसीएम लूं, तो आपके पास जो डेल्टा अप्रॉक्स आ जाएगा, आप इसको लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू, ये आपका टी इंटू आई, और यहां पर आपके पास म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू। ये आपका और एक इक्वेशन आ रहा है। अब देख लो फर्क क्या है, देख लो फर्क क्या यहां पर है। ये जो मैं यहां पर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, यहां पर डेल्टा आपका फंक्शन ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल है। तो ये आपका आई और आर का फंक्शन है।
क्योंकि टी तो आपका ग्लास स्लैब का आप कांस्टेंट लोगे, तो ये जो आपका यहां पे डेल्टा अप्रॉक्स है, ये आई और आर का फंक्शन यहां पर आप देख रहे हो। तो आई और आर के स्टाइल में मैंने यहां पे डेल्टा अप्रॉक्स लिखा, मगर यहां पर जो आपके पास डेल्टा अप्रॉक्स है वो आई और म्यू के स्टाइल में है। यहां पर आपका टी अगेन कांस्टेंट है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि ये डेल्टा अप्रॉक्स जो आपके पास है, इट इज फंक्शन ऑफ आई कॉमा म्यू। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो आपको आई आर का स्टाइल का इक्वेशन अगर पूछा जाएगा तो ये आपके पास इक्वेशन है, और अगर आपको आई म्यू का स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का इक्वेशन पूछा जाए, जो कि बहुत बार पूछा गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, तो आपके पास ये स्टाइल बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर मैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहा हूं, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो ये तो एक ग्लास स्लैब की बात हुई। अगर मल्टीपल ग्लास स्लैब्स होंगी तो वहां पर मल्टीपल रिफ्रैक्शंस होंगे ना, तो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की वजह से कैसे आप लेटरल शिफ्ट निकालोगे, ये अगला पार्ट है। अगेन फॉर्मूला वाइज तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा कि कैसे आप लेटरल शिफ्ट निकालोगे, मगर डायग्रामेटिकली भी मैं आपको समझाऊंगा। डायग्राम को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखोगे वहां मैं और एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। आप देखते जाओ, आप देखते जाओ। मैं मल्टीपल रिफ्रैक्शंस की बात करने वाला हूं। देख लो, देख लो, मैं 3 ग्लास स्लैब्स यहां पे ले रहा हूं। पहले ग्लास स्लैब का थिकनेस T1 है, दूसरे का यहां पर मैं T2 ले रहा हूं, और तीसरे ग्लास स्लैब का थिकनेस में T3 ले रहा हूं। तो हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, मगर टॉपिक है मल्टीपल रिफ्रैक्शंस का। टॉपिक है मल्टीपल रिफ्रैक्शन का यहां पे। तो आप देख सकते हो कि अगर ये पहला ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अगर ये दूसरा ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यहां पे μ3 ले रहा हूं। अगेन लाइट आपके पास यहां इंसिडेंट होगी, लाइट आपके पास यहां पे इंसिडेंट होगी किसी ना किसी एंगल पे, और वो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस I बन जाएगा। और आप देखोगे कि यहां पर जो आपकी लाइट है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगेन आप देखोगे कि यहां पर आप नॉर्मल एक ड्रॉ करोगे, अगेन यहां पर लाइट आपकी रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अगेन आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, अगेन आपकी लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और अगेन यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, और यहां पर आपकी जो रे है वो इमर्ज हो जाएगी, वो इमर्ज हो जाएगी, और ये दोनों आपस में यहां पे पैरेलल होंगे, ये दोनों आपस में यहां पर पैरेलल होंगे। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, ये आपके पास यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, तो ये भी R1 होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली आप देख सकते हो कि ये आपके पास यहां पे R2 है, तो ये भी R2 होगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। ये आपके पास यहां पर R3 है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, R3 होगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। आप देख सकते हो कि ये तो 3 ग्लास स्लैब्स है, ये आपका यहां पे नेट लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, नेट लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और इसको मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और ये डेल्टा टोटल है, ये डेल्टा टोटल है, मैं डेल्टा T लिख रहा हूं। अब देख लो, यहां पर हर एक ग्लास स्लैब अपना लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा ना। तो लेट अस एज्यूम कि पहला ग्लास स्लैब डेल्टा 1 प्रोड्यूस कर रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेट अस एज्यूम कि दूसरा ग्लास स्लैब डेल्टा 2 यहां पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। लेट अस एज्यूम ग्लास स्लैब 3 आपका डेल्टा 3 लेटरल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर मैं यहां पे टोटल की बात करूं, अगर मैं यहां पर डेल्टा T टोटल की बात करूं, वो आपका कुछ नहीं, वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 के बराबर होगा। मुश्किल तो है नहीं। अब अगर मैं यहां पे पहले डेल्टा की बात करूं, चलो पहले इक्वेशन, जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। आप डेल्टा को लिखते हो ना कि डेल्टा इज इक्वल टू T टाइम्स साइन ऑफ I माइनस R,
डिवाइड किससे करते हो? कॉस आर से। डिवाइड किससे करते हो? कॉस आर से करते हो। अगेन मैं तो फॉर्मूला दिखा रहा हूं, मैंने अभी डायग्राम को अच्छे से समझाया नहीं, बस मैंने दिखाया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहां पर एंगल ऑफ इमर्जेंस जो आपके पास होगा, यहां पर जो आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस भी आपके एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा। और फर्दर मैंने यहां पर आपको R1 R2 सॉरी R1 R1 R2 R2 R3 R3 रिफ्रैक्शन एंगल मैंने आपको दिखाए। तो मैंने डायग्राम नहीं दिखाया, मैं बस ऐसे ही आपको दिखा रहा हूं कि देख लो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है। बट एक्चुअल डायग्राम क्या है उस पर भी मैं आ जाऊंगा, पहले यहां पर मैथमेटिकली देखते हैं कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो देखते जाओ, डेल्टा टी अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं, डेल्टा टी की अगर मैं यहां पे बात करूंगा, पहले डेल्टा वन की बात करेंगे। डेल्टा वन के लिए थिकनेस, पहले ग्लास स्लैब का थिकनेस कितना है? T1। आप देख लो इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, पहले ग्लास स्लैब का थिकनेस T1 है तो मैंने T1 लिखा, फिर आपके पास साइन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I है ना, मगर पहले गिलास के लिए रिफ्रैक्शन एंगल R1 है तो आप लिखोगे साइन I माइनस R1 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R1। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने यहां पे R1 लिखा और यहां पर R1 लिखा क्योंकि पहले गिलास स्लैब की बात हो रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को I रख दिया क्योंकि ये आपका इंसिडेंट रहे, इसका एंगल I ही है, ये चेंज मत होगा, ये I ही रहेगा। चलो फर्दर देखते हैं, मैं प्लस लिख रहा हूं, डेल्टा 2 की जगह पर क्या आएगा? पहले T2 आएगा, फिर साइन ऑफ I माइनस R2 आ जाएगा, I माइनस R2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा कॉस ऑफ R2। और इसी तरीके से अगर मैं तीसरी बात करूं तो प्लस आपके पास क्या आ जाएगा? T3, फिर आपके पास क्या आ जाएगा? साइन ऑफ I माइनस R3 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R3। समझो एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, हां मगर अलग अलग ग्लास स्लैब्स के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन एंगल है, अलग अलग ग्लास स्लैब का अलग अलग थिकनेस रहेगा, तो वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में। इनका समेशन आपको क्या देगा? टोटल जो आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। तो फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं इसको लिख सकता हूं ना कि डेल्टा टी इट इज इक्वल टू, समेशन की बात करता हूं, मैं लिख सकता हूं ना इसको समेशन ऑफ, आप देख लो 1 2 3, मैं इसको लिखूंगा Ti क्योंकि चेंज हो रहा है, टी का यहां पर सबस्क्रिप्ट चेंज हो रहा है 1 2 3, तो I को मैं यहां से लिखूंगा I इज इक्वल टू 1 टू n। डिपेंड करेगा कि आपके पास 3 ग्लास स्लैब है, 4 है कि 5 है। अगर 3 ग्लास स्लैब है n का वैल्यू 3 दे दो, अगर 5 ग्लास स्लैब से n का वैल्यू 5 दे दो तो आपके पास तो 5 टर्म्स फिर आ जाएंगी। फर्दर जरा देख लो, यहां पर साइन अपनी जगह पर है क्योंकि हर जगह साइन दिख रहा है, हर जगह I दिख रहा है ना, तो I को यहां पर चेंज नहीं करेंगे, I तो हर जगह दिख रहा है, मगर माइनस आएगा RI क्योंकि यहां पर R1 है, फिर R2 है, फिर R3 है, तो यहां RI, क्योंकि R का सबस्क्रिप्ट भी यहां पर डिफरेंट स्लैब्स के लिए डिफरेंट आप ले रहे हो। और होल डिवाइड किससे हो जाएगा? आपके पास कॉस अपनी जगह पर है और ये आपके पास RI आ जाएगा। तो ये आपके पास लेटरल डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है जब आप मल्टीपल रिफ्रैक्शंस और मल्टीपल ग्लास स्लैब्स की बात करते हो। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इक्वेशन यहां पे लिख दी, तो इसको आप यहां पे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। ये तो बस फॉर्मूला लिखा था मैंने, इसी फॉर्मूला को यूज किया, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 लिखा और समेशन के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है डायग्राम की। डायग्राम का मतलब क्या है कि आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि दूसरे स्लैब के लिए इंसिडेंट एंगल तो R1 बन रहा है, दूसरे स्लैब के लिए इंसिडेंट एंगल तो समवट R1 बन रहा है, तो दूसरे स्लैब के लिए यहां I की जगह R1 क्यों नहीं आया? मैंने यहां I ही क्यों लिखा? मैंने R1 माइनस R2 क्यों नहीं लिखा? तो उसके लिए, समझने के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी मैं यहां मल्टीपल स्लैब्स ले रहा हूं ना, मल्टीपल स्लैब्स, हमेशा याद रखा करो कि 2 स्लैब के बीच में एक एयर फिल्म होती है, तो उस एयर फिल्म को आप एज अ एयर ग्लास स्लैब लोगे। मैं रिपीट करता हूं, सुन लो। जब आपके पास मल्टीपल स्लैब्स है ना, जहां पर आपके 2 स्लैब्स यहां पर फॉर एग्जांपल कांटेक्ट में आ गए, तो एक्चुअल में क्या होता है, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो ना, आप देखते हो कि एक्चुअल में ये 2 ग्लास स्लैब कभी भी कांटेक्ट नहीं बनाते हैं, कुछ ना कुछ हल्का सा एयर गैप इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मैं डायग्राम को सही फॉर्म में बनाना चाहूंगा ना, तो मुझे क्या करना है, मुझे 2 ग्लास स्लैब के बीच में एक एयर गैप लेना पड़ेगा। और जब मैं वो एयर गैप लूंगा, उस एयर गैप को लेने के बाद जब मैं डायग्राम यहां पे बनाऊंगा, आप देखोगे कि आप सच में बताओगे कि हां, यहां पर भी आई होना चाहिए, यहां पर भी आई होना
चाहिए, यहां पर भी आई होना चाहिए, क्योंकि हर एक ग्लास स्लैब जो है उस पर लाइट पड़ेगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब अगेन मैंने तो बता दिया सारा, बट ज्यादा समझ में आपको तब आएगा जब आप डायग्राम को देखोगे। तो मैं डायग्राम बनाते जाऊंगा, आप पेशेंस के साथ देखना, और उसी के साथ हम वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो आप देखते जाओ। तो मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, आप देखते जाओ। अगेन मैं कोशिश करूंगा कि डायग्राम जो है वो बहुत साफ बने और बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में कोशिश करूंगा बनाने की। तो बस आप देखते जाओ। तो मैं 2 ग्लास स्लैब की बात करूंगा, चीजें क्लियर रहेंगी। मैं 2 ग्लास स्लैब की बात करूंगा। तो ये मेरा पहला ग्लास स्लैब है, आप देखते जाओ। इस ग्लास स्लैब का थिकनेस में यहां पे T1 ले रहा हूं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में μ1 ले रहा हूं। दूसरे ग्लास स्लैब को अब मैं इस ग्लास स्लैब के कांटेक्ट में नहीं दिखा सकता हूं। 2 ग्लास स्लैब्स के बीच में एक एयर गैप होता है। तो दूसरा स्लैब जब मैं यहां पे ड्रॉ करूंगा वो कुछ ऐसे होगा। अब देख लो, मैंने एक एयर गैप ले लिया। हाँ, मैंने बड़ा क्यों लिया? ताकि मैं डायग्राम समझा सकूं आपको, वरना इतना बड़ा एयर गैप तो नहीं ना है। एयर गैप बहुत पतला है, मगर उसका इफेक्ट क्या है वो दिखाने के लिए मैंने यहां अच्छा खासा एयर गैप ले लिया। तो ये जो आपके पास यहां पर है, ये आपका एयर गैप है, ये आपका यहां पर एयर गैप है। अब देख लो, अगेन इसका थिकनेस यहां पर क्या होगा? इसका थिकनेस यहां पर T2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पे μ2 है। अब देखते जाओ, ये आपके पास इंसिडेंट रे है। लेट अस एज्यूम कि ये आपके पास इंसिडेंट रे है। ये देख लो, ये इंसिडेंट रे आपकी नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, दैट विल बी योर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अब आप क्या देखोगे? आपकी रे क्या हो जाएगी? वो तो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ओरिजिनल पाथ जो लाइट का है, ओरिजिनल पाथ जो लाइट का है वो ये आपके पास है। इसको मैं यहां पे ओरिजिनल पाथ कहता हूं। ये आपका ओरिजिनल पाथ है, ये आपका ओरिजिनल पाथ है। मगर आप देखोगे कि यहां पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन सफर करेगी। ये रिफ्रैक्शन सफर कर दिया, और यहां पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। आप यहां पर क्या करोगे? अब आप अगेन एक नॉर्मल ड्रॉ करो। अब आप अगेन यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, और ये जो आपके पास यहां पे एंगल है ये आपका R1 ही होगा ना, पढ़ा है हमने ग्लास स्लैब में। तो ये भी आपका यहां पर R1 ही होगा, ये भी R1 होगा। और अब आपको पता है यहां पे, ये तो एक ग्लास स्लैब की बात हो रही है, आपको पता है कि अब यहां से जो इमर्जेंट रे होगी, जो आपकी यहां पर अब इमर्जेंट रे यहां पर होगी, अगेन ये आपके पास डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, एयर गैप आपका रेयरर मीडियम है। आपकी रे यहां पे अवे फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी और यहां पर एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आपका यहां पे Δ1 है। जरा Δ1 का इक्वेशन लिखते हैं, Δ1 का इक्वेशन लिखते हैं। Δ1 का जरा इक्वेशन देख लो। पहले T1 आ जाएगा, फिर साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? आपके पास I है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस में I लिख रहा हूं, फिर माइनस यहां पे रिफ्रैक्शन एंगल R1 है तो R1 लिख रहा हूं, और डिवाइड किससे करेंगे? कॉस ऑफ, ये आपके पास R1 आ जाएगा। तो पहले स्लैब का हो गया और लेटरल डिस्प्लेसमेंट Δ1 खत्म हो गया। अब दूसरे की बात करता हूं, जरा ये देख लो, ये भी होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि आपको पता है कि ग्लास स्लैब के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम होते हैं। ये भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो आप क्या करोगे? आप यहां पर आप नॉर्मल डालना शुरू कर दो। खुद जरा देख लो, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो आपके पास ये ट्रांसवर्स बनेगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आप देख लो कि आपके पास ये इमर्जेंट रे है, आप चेक कर लो, ये आपकी इमर्जेंट रे है, ये आपके पास इमर्जेंट रे है, और ये इमर्जेंट रे जो है ये अब दूसरे ग्लास स्लैब पे स्ट्राइक कर रहा है। मगर किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है? खुद से डिसाइड करो किस एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। अगर ये आई है, ये भी आई होना पड़ेगा ना, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एन बन रहा है ना, या जेड बन रहा है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी आपके पास क्या होगा? ये भी आपके पास यहां पे आई होगा। अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर दूसरे ग्लास स्लैब पर भी रे ने हिट किस एंगल पे किया?
दूसरे ग्लास स्लैब के लिए भी जो ये इमर्जेंट रे है ये किस एंगल पे हिट कर रहा है, सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हिट कर रहा है। और अगेन यहां पर क्या होगा, अगेन यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, अगेन यहां पर रिफ्रैक्शन होगा, ये आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन होने के बाद आप अगेन यहां पर क्या डालोगे, आप यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। और जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया आप देखोगे कि लाइट इमर्ज होगी एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनली। तो ये आपके पास लाइट रे इमर्ज हो रही है। आप चेक कर लो, यहां पर अगेन आपके पास और एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये तो प्रीवियस रे है, आप ये तो प्रीवियस रे है, तो ये आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टू। जरा डेल्टा टू का इक्वेशन लिखते हैं। डेल्टा टू का इक्वेशन, पहले T2 आएगा, फिर साइन ऑफ किस एंगल पे हिट किया दूसरे ग्लास स्लैब को, आई पर ही तो हिट किया ना। तो यहां पर आप लिखोगे आई माइनस, मगर ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये डिफरेंट होने वाला है एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि मटेरियल डिफरेंट है। तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है लेट इट बी R2, तो आपको लिखना पड़ेगा I माइनस R2 होल डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ R2। इसीलिए आप देख सकते हो कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 दोनों में आपका आई क्या है, सेम है। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी आप दो ग्लास स्लैब की बात करते हो ना, जब भी आप उनको कंटैक्ट में प्लेस करते हो, हमेशा दो ग्लास स्लैब के बीच में एक एयर फिल्म एग्जिस्ट करता है। और उसी एयर फिल्म की वजह से क्या होता है कि जब भी आपके पास पहले इंसिडेंट रे है, इसने हिट किया एंगल आई पे, ये इमर्ज हो गई एंगल आई पर, हिट करेगी दूसरे ग्लास स्लैब को एंगल आई पर ही, और इमर्ज होगी अगेन किस एंगल पर, एंगल आई पर ही। तो हमेशा याद रखो, अगर मैं 10 ग्लास स्लैब्स लूं ना, 10 के 10 ग्लास स्लैब पे आपके जो लाइट रेज होंगी वो एंगल आई पर ही स्ट्राइक करेंगे, और इमर्ज किस एंगल पर होंगे, एंगल आई पर ही होंगे। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। तो मैंने तो पूरा आपको दिखाया डायग्रामेटिकली कि किस तरीके से आपका टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकल रहा है, कैसे यहां पर जो आपके पास एयर गैप है, इस कॉन्सेप्ट की मदद से आप समझ सकते हो कि यहां पर भी आई क्यों लिया और यहां पर भी आई क्यों लिया। होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैं यहां पर कंक्लूड करने वाला हूं। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके रिलेटेड ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपके सामने प्रोड्यूस करने वाला हूं। कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। और जो आप अपेरेंट डेप्थ वगैरह की बात करते हो ना, आपको एक्चुअल में नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कि जो आप अपेरेंट डेप्थ की बात करते हो वो एक स्पेशल केस है। एक्चुअल में वो स्पेशल केस क्यों है वगैरह, और फर्दर आप जनरली कैसे उसको फॉर एग्जांपल डील करोगे उस प्रॉब्लम को, वो सारा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।